हेलो दोस्तों, यहाँ हम फर्स्टली सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के बारे में जानेंगे कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में कौन कौन से पोस्ट हमें एलोकेट किए जाते हैं। जैसे कि हम यूपीएससी एग्ज़ाम अटेंड करते हैं तो उसमें हमें पता नहीं होता है कि कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं। जैसे मेनली हम जानते हैं कि हमें आईएएस मिलेगा या आईपीएस मिलेगा या आईएफएस मिलेगा। इन तीनों के बारे में मोस्टली सब लोग जानते हैं, बट इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज मिलते एलोकेट किए जाते हैं लोगों को जो यूपीएससी क्लियर करते हैं। तो आइए हम कुछ वो सारी सर्विसेज जानें जो यहाँ पे यूपीएससी हर साल वैकेंसी के तौर पे निकालती हैं। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं सबसे पहला कि यहाँ ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं जो कि उन लोगों को एलोकेट किया जाता है जो हाई रैंक प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि टॉप 100 को आईएएस मिला हुआ है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है ऊपर वाला, यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विसेज में आता है। इसे कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये सर्विस उन लोगों को एलोकेट किया जाता है जिनका टॉप रैंक होता है, सबसे हाईएस्ट रैंक पे होते हैं। उसके बाद से ऑल इंडिया सर्विसेज में दूसरे नंबर पे आता है आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज। ये रैंक तब मिलता है जो कि आईएएस मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बाद जो रैंकिंग डिसाइड की जाती है उसमें आईपीएस एलोकेट किया जाता है। और आईपीएस भी ऑल इंडिया सर्विसेज में आता है, जिसका आप कहीं भी पूरे इंडिया भर में कहीं भी आपको भेजा जा सकता है, आपकी सर्विसेज वहाँ हो सकती है। यहाँ पे एलोकेट करने का मतलब है कि यहाँ पे जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है इसे भी पूरा करना पड़ेगा, तब जाके आप आईपीएस में सेलेक्ट हो पाएंगे। जैसे कि इसमें दे रखा है कि आपका जो चेस्ट होना चाहिए, मतलब आपकी छाती की जो चौड़ाई होनी चाहिए वो माप होनी चाहिए। मेल के लिए 84 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए भी इसमें डिसाइड दे दिया गया है कि 79। और जो आईपीएस कैडर में जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनकी मिनिमम हाइट होती है 165। ये मेल के लिए है और 150 है वो फीमेल के लिए है। 150 सेंटीमीटर में है और 165 भी सेंटीमीटर में मिनिमम हाइट है ये। अगर आप आईपीएस में सेलेक्ट हो गए हैं तो आपको ये सारे होने बहुत फिजिकल जो रिक्वायरमेंट है होने बहुत ज़रूरी है। इसके बाद से हम बात करते हैं कि तीसरे जो ऑल इंडिया सर्विसेज है उसे कहते हैं आईएफएस। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज भी ऑल इंडिया सर्विसेज में आती है। इसका मतलब है कि आपको इंडिया के किसी भी कोने में या किसी भी क्षेत्र में आपको भेज दिया जाएगा जहाँ पे आपको जाके सर्विसेज करनी पड़ेंगी। ये ऐसी सर्विसेज है जो कि भारत सरकार उन जगहों पे भेजती है जहाँ पे बहुत सारे जंगल हैं और वो एरिया गवर्नमेंट के अंदर आती है। जैसे प्राइवेट सेक्टर्स के लिए नहीं है, ये बड़े बड़े जंगलों के लिए है और उसमें आपको बड़े हाई रैंक पे रखा जाएगा जिसके अंडर में सारे जंगल आते हैं। और इसके बाद से हम देखते हैं कि ये तो ऑल इंडिया सर्विसेज हो गई। अब दूसरी सर्विसेज है ग्रुप ए की। ग्रुप ए सर्विसेज है। इस ग्रुप ए सर्विस में आप आराम से देख सकते हैं कि इसमें ऑल जो इंडिया से लोग सेलेक्ट होते हैं वो एक कैटेगरी में जाते हैं जिसका नाम है इंडियन फॉरेन सर्विसेज। इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अंतर्गत अगर आप देखें तो ये ऐसी सर्विस है जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद आप फॉरेन में जाते हैं। वहाँ पे एक डिप्लोमेट के लिए जो वैकेंसी रहती है कि आप विदेश में जाएंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से एक आप प्रतिनिधि बन के जाएंगे, जिसमें आपका मेन काम होता है कि आप दूसरे देश में गवर्नमेंट के थ्रू जाएंगे। तो इसमें भी सिलेक्शन होता है और इनका सिलेक्शन तब होता है जो ऑल इंडिया सर्विसेज में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं और उनका रैंक कम होता है, तो ये चौथे नंबर पर सर्विस जो आती है उसे इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अंडर रखा जाता है। ठीक है। इसके बाद से
हम देखते हैं जो ग्रुप ए में एक और सर्विस आता है जिसका नाम है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। इंडियन रेवेन्यू सर्विस में ऐसी सर्विस आती है जो कि टैक्स के बेस पे, जैसे टैक्स जो इनकम टैक्स वाले होते हैं, इसमें जो ऑफिसर ग्रेड के सर्विस मैन होते हैं उनको इसमें रैंक दिया जाता है। तो इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि इसमें जो सेलेक्ट होते हैं वो इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं और वो हाई लेवल का होते हैं जिसका कमांड केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होता है। और इसमें भी 2-3 तरह के होते हैं, आप आराम से देख सकते हैं। और जैसे कि इसके बाद से जो तीसरे नंबर पे आता है ग्रुप ए सर्विसेज में, वो होता है कि कॉरपोरेट लॉ सर्विस। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉरपोरेट लॉ सर्विस। और इसी का एक और पार्ट है जिसका नाम है इंडियन ट्रेड सर्विस। ये वो हैं जो चौथे, पाँचवें, छठे नंबर पे ऐसे करके आते हैं, जो जिनका रैंक नीचे होता जाता है उनको ये सारे ग्रेड मिलते जाते हैं। और इसके बाद से जो आता है वो होता है, आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट रिलेटेड, यहाँ पे ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, सिविल अकाउंट, रेलवे अकाउंट्स। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफेंस अकाउंट है, पोस्ट एंड टेलीकॉम अकाउंट्स एंड फाइनेंस है। इसके लिए आपको स्पेशल ऐसा नहीं है कि आप किसी भी ट्रेड से हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। इसके लिए आपको मेनली बीकॉम करना पड़ेगा या सीए की जो डिग्री होती है, उस डिग्री के बेस पे आप यूपीएससी एग्ज़ाम अगर क्लियर करते हैं तो आप इस वाले पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं जो इस कैटेगरी में है। ये स्पेशल ट्रेड्स हैं। अगर आपने एमबीए किया हुआ है और आप चाहते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करके और अकाउंटेंट वाले में चले जाएँ तो इस सर्विस में जा सकते हैं। इनकी सैलरी लगभग बराबर ही होती है, आप जैसे भी देख सकते हैं इधर ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, ग्रुप ए सर्विसेज, सबकी सैलरी और जो गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम प्रोवाइड की जाती है सबकी सेम ही होती है। इसके बाद से जो आता है कम्युनिकेशन रिलेटेड, यहाँ पे जो 5वें नंबर पर लिखा हुआ है, ये भी एक सर्विस है जो यूपीएससी में जो लोग पास करते हैं एग्ज़ाम को उनको दिया जाता है। जैसे ये पोस्टल सर्विस और इंफॉर्मेशन सर्विस, ये थोड़े कम लेवल के हैं। इनकी जो रैंकिंग होती है वो काफ़ी लो होती है कंपैरेटिवली टू ऑल इंडिया सर्विसेज। इसके बाद से हम जो छठे नंबर पे देखते हैं जो ग्रुप ए सर्विस है, वो ट्रैफिक सर्विस है, रेलवे का अंडर में आता है और रेलवे इसको कंडक्ट कराता है। ये सारी सर्विसेज रेलवे के अंडर आती है जो कि यूपीएससी के द्वारा जो सेलेक्ट होते हैं उनको मिलती है। और इसके बाद से डिफेंस में भी है, यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनके लिए है यहाँ। उसके बाद से जो ग्रुप बी की सर्विसेज होती है, ये लास्ट सर्विसेज होती है यूपीएससी में, जो सबसे लास्ट रैंक के होते हैं, जिससे जिनका रैंक है 500, 600, 700, 800, ऐसे जो लास्ट में जो रैंक बचती हैं उनके लिए है ये। यहाँ पे आम फोर्सेस हेडक्वार्टर में जो भर्तियाँ होती हैं यूपीएससी के द्वारा, वो ग्रुप बी सर्विसेज के अंदर आती हैं। इसके अलावा जो ग्रुप बी सर्विस के अंडर आती है वो अंडमान निकोबार, दिल्ली, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादर नगर हवेली, इसका मतलब जितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग जाते हैं वो ग्रुप बी सर्विसेज के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग को चिंता नहीं करना चाहिए कि आपको कौन सी सर्विसेज मिली है, आप वैसे